हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के सेशन में हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, उसकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और मीनिंग ऑफ फर्म, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री यानी कि फर्म का क्या अर्थ है, उद्योग का क्या अर्थ है, इसको हमने आपको समझाया था। आज के सेशन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि फर्म का संतुलन या फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है या वो संतुलन की अवस्था में है, इसको हम कैसे पता करते हैं। आपको इसके जब हमने बाज़ार का आपको एक टॉपिक समझाया था, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बताया था, तो उसमें हमने आपको एक चीज़ बताई थी समय के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण, जिसमें हमने आपको बताया था कि अल्पकाल, अति अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, ये टाइम पीरियड्स थे। तो अब हम आपको यहाँ ये बताने जा रहे हैं कि अल्पकाल में फर्म का क्या साम्य या संतुलन है, यानी कि फर्म का इक्विलिब्रियम शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या होता है, अल्पकाल में एक फर्म संतुलन की अवस्था में कब होती है। तो आप ये मान के चलिए, आप ये बता दें आपको कि अल्पकाल में इतना कम समय होता है एक उत्पादक के पास या जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जो वस्तु को बेच रहा है या जो उत्पादन करता होता है, जो वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है, अल्पकाल में उसके पास इतना कम समय होता है कि वो मांग के हिसाब से वस्तु की पूर्ति नहीं कर पाता है। या जैसे हम कह दें कि किसी वस्तु की डिमांड, मान ली 10 वस्तु की हमने डिमांड कर दी, हमको 10 वस्तु चाहिए, लेकिन अल्पकाल में हम उन 10 वस्तुओं का पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अल्पकाल में, क्योंकि हमारे पास अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि हम सभी संसाधनों में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं या हम साधनों में परिवर्तन ना कर पाने की वजह से हम वस्तु की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो अल्पकाल में मांग के हिसाब से वस्तु की पूर्ति नहीं हो पाती है। और एक सेकंड पॉइंट और है कि फर्म का जो अल्पकाल में फर्म का संतुलन है वो दो बातों पे निर्भर करता है, AR और AC। AR हमारा होता है एवरेज रेवेन्यू और AC हमारा होता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू को हम औसत आगम या औसत आय कहते हैं और एवरेज कॉस्ट को हम लोग औसत लागत कहते हैं। तो हम अल्पकाल में किसी फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है या सामान्य लाभ हो रहा है, इसका अनुमान या इसका पता हम लोग AR और AC के हिसाब से लगाते हैं। AR और AC में जो संबंध होता है उसके हिसाब से फर्म का संतुलन निर्धारित होता है या फर्म का लाभ हानि निर्धारित होता है। अल्पकाल में एक फर्म को 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। उसमें एक लाभ की स्थिति होती है, एक हानि की स्थिति होती है और एक सामान्य लाभ की स्थिति होती है। तो इसमें हम आपको, क्योंकि हमारे पास अल्पकाल में ज़्यादा समय नहीं होता है, अगर हम वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति इनका समायोजन कर ले जाते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारी पूर्ति मांग के हिसाब से ज़्यादा हो रही है, मतलब हम उसकी डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हैं, ग्राहक की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो हमको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन मान लीजिए हमारी जितनी डिमांड हो रही है उस हिसाब से हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो हमको हानि हो रही है। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि जितना हमको मांग हो रही है उतनी हमको पूर्ति भी हो रही है, मतलब मांग और पूर्ति का समायोजन बराबर है, एक संतुलन की अवस्था में है, तो वहाँ पे हमको सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो फर्स्ट हमारा है लाभ की स्थिति। एक फर्म लाभ की स्थिति में जब होती है तो उसको हम कैसे आपको एक्सप्लेन करते हैं, ये आप देख लीजिए एक डायग्राम के थ्रू। देखिए, हमने यहाँ आपको ये एक
रेखा चित्र बना रहे हैं लाभ की स्थिति बताने के लिए अल्पकाल में, जिसमें OX पे हमने वस्तु की मात्रा को दिखाया है और OY पे हमने कीमत को दिखाया है। यहाँ पर कीमत रेखा एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होती है, यानी कि औसत आय और सीमांत आय दोनों यहाँ पर बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत हमारी जो है एक समान होती है। तो इसमें हम ये यहाँ पर MC है, यानी कि सीमांत लागत। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जो सीमांत लागत है, जो हमारा MC वक्र है वो नीचे से होके जाता है और ये MC वक्र AR और MR को जिस बिंदु पे काटता है उसको हम लोग संतुलन बिंदु कहते हैं, यानी कि E कहते हैं। E बिंदु, E से उसको हम लोग निर्धारित करते हैं। अब हमको अल्पकाल में किसी फर्म को लाभ हो रहा है तो उसके लिए हम पहले AC वक्र बनाते हैं। AC वक्र को हम ऐसे ले जाते हैं कीमत रेखा के नीचे से। अब AC वक्र को यहाँ से खींच देते हैं लाइन। ठीक है, ये हमारा ये शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है ये हमारी लाभ की स्थिति है। क्योंकि यहाँ पे अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो हमारा AC वक्र है, यानी कि जो हमारा AC वक्र है, ये AC वक्र हमारा और ये AR के नीचे से होके जा रहा है, यानी कि हमारी यहाँ पर आय ज़्यादा है और लागत हमारी कम है। क्योंकि AR हमारी औसत आय है और AC हमारी औसत लागत है, तो लागत हमारी कम है और आय हमारी ज़्यादा है। जैसा कि आप साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि मान लीजिए हम 10 रुपये की लागत लगा रहे हैं, सामान अगर हम और उसका बेचने पे हमको 12 या 15 रुपए मिल रहे हैं तो वहाँ पे हमको लाभ हो रहा है, क्योंकि लागत हमारी कम है और आय हमारी ज़्यादा है। तो ये हमारी आय है और ये हमारी लागत है। तो लागत हमारी आय के नीचे से होके जा रही है, क्योंकि लागत हमारी कम है और आय हमारी ज़्यादा है। इसलिए इस स्थिति में हमको लाभ की स्थिति प्राप्त हो रही है, यानी कि एक फर्म अल्पकाल में लाभ की स्थिति में बनी है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ऐसा है कि यहाँ पर अब हमको इस रेखा चित्र को एक्सप्लेन करना है, इस डायग्राम को हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमारा OP क्या है? OP हमारी है कीमत। ठीक है, E हमारा क्या है? संतुलन बिंदु, क्योंकि यहाँ पे सीमांत आय और सीमांत लागत एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उसको हम लोग कहते हैं E, यानी कि संतुलन बिंदु। इस संतुलन बिंदु का ये मतलब है कि जहाँ पर MC और MR वक्र एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पे टच करते हैं वो बिंदु संतुलन बिंदु कहलाता है। उसके बाद OQ हमारा है वस्तु की मात्रा। ठीक, क्योंकि OQ यानी कि वस्तु की मात्रा कितनी वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं। OP हमारी कीमत है। अब आप ये देखिए कि अगर हम OP यानी कि जितनी हमारी आय है और जितनी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, इन लोग का गुणा कर लीजिए, तो OP इंटू OQ, यानी कि बस जितनी टोटल हमको कितनी आय हो रही है और टोटल हम कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, इनका गुणा कर लेंगे तो हमको आएगा OPEQ। हमको ये स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ये OPEQ। तो OPEQ हमारी क्या है कि कुल हमारी ये लागत, हमको कुल आय मिल रही है, इससे हमको कितना कीमत वस्तु की प्राप्त हो रही है। अब हम OS और OQ का गुणा करते हैं। OS मतलब हम कितनी लागत लगा रहे हैं, OS का मतलब क्या है कि हम कितनी लागत लगा रहे हैं। तो OS और OQ मतलब ये कितनी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तो अगर हम OS और OQ का गुणा करेंगे तो हो जाएगा OSTQ। तो ये हमारी हो गई आय और ये हमारी हो गई लागत। मतलब OPEQ, OP और OQ का गुणा किया तो OPEQ हमको मिला, जिसको हम लोग आय कह रहे हैं। और OS और OQ यानी कि लागत और वस्तु की मात्रा का गुणा किया तो हमको OSTQ प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग कह रहे हैं लागत। अब आय और लागत को माइनस करना है आपको, तो OPEQ माइनस OSTQ। ठीक है,
सेम वर्ड्स को हम लोग काट देंगे, कट कर देंगे। ओ और ओ का कट हो जाएगा, क्यू और क्यू का कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा PEST। हमारे पास क्या बचा? PEST। इसका मतलब हो गया लाभ। देखिए हमारे पास ये बचा PETS या STEP या PSTE। ये देखिए जो हमने आपको शेडेड एरिया लाभ का बताया था वो हमारा निकल आया। तो इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इसमें संतुलन बिंदु कहाँ है, कीमत कहाँ है, वस्तु की मात्रा क्या है, कुल आय कितनी है, कुल लागत कितनी है। आय और लागत का हमने जब सब्स्टिट्यूशन किया, हमने उसको माइनस करा, तो उनके माइनस करने पे हमको एक डिजिट प्राप्त हुई, एक हमको एरिया प्राप्त हुआ, जिस एरिया को हमने लाभ के द्वारा दर्शाया है। तो इस स्थिति को हम लोग लाभ की स्थिति, अत्यधिक लाभ की स्थिति या अतिरिक्त लाभ की स्थिति, इन 3 नामों से जानते हैं। तो अगर कभी आपके क्वेश्चन में इस टाइप का डायग्राम बन के आता है बहुविकल्पीय में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता की लाभ की स्थिति है या अत्यधिक लाभ की स्थिति है या अतिरिक्त लाभ की स्थिति है। तो इस डायग्राम में आप बस मेन इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है बच्चों कि इसमें हमारी जो ये ऊपर की रेखा है वो हमारी कीमत रेखा है या आय रेखा है, और जो हमारा ये वक्र है, ये ऐसी वक्र है, ये हमारा उस आय की रेखा से नीचे जा रहा है, यानी कि हमारी लागत कम है और आय ज़्यादा है। तो जब लागत कम होगी, आय ज़्यादा होगी, तो नामुमकिन सी बात है कि किसी भी फर्म को लाभ प्राप्त होगा। आज के सेशन में आपको हमने अल्पकाल में फर्म के लाभ की स्थिति को समझाया एक रेखा चित्र के द्वारा। आशा करते हैं ये रेखा चित्र आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।